हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रथम संस्करण का वक्तव्य करवा दिया है। जिसमें पढ़ा हमने व्रत संग्रह शिव सिंह सेंगर के संग्रह को कहा किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। बड़ा भारी व्रत संग्रह मिश्र बंधु विनोद को कहा था। और क्रिएशन द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को इन्होंने बड़ा कवि व्रत संग्रह कहा था। ये सारी चीज़ें कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में हमने ये भी बताया था कि साहित्यिक पुस्तकें रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी मानी है? 4 मानी है। विजयपाल रासो, कीर्तिलता, हमीर रासो, कीर्ति पताका। देश भाषा की इन्होंने 8 पुस्तकें मानी है। टोटल उन्होंने 4 पुस्तकों को आदिकाल में रखा है। उसके बाद हमने इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों की हेल्प से अपने हिंदी साहित्य में लिखा है, तो वो थी कविता कौमुदी, जो कि थी राम नरेश त्रिपाठी की, और श्याम सुंदर दास की थी गोविंद रत्नमाला, और ब्रज माधुरी सार था वियोगी हरि जी का। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं काल विभाग। फ्रेंड्स, आज थोड़ा कम कराया जाएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। पूरा बहुत अच्छे से और आराम से पढ़ा जाएगा, तो क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। और जितना भी मैंने हाईलाइट कर रखा है उसे तो बहुत ही अच्छे से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहीं से निकलते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। अब यहाँ से ये इम्पोर्टेंट ही स्टार्ट हो जाता है। ये आप PYQ में देख ही चुके होंगे। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कभी कभी ये भी दे दिया जाता है, जबकि प्रत्येक एक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कभी कभी पूरा भी दे दिया जाता है, तोड़ के भी दे दिया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो रट लीजिए। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है, तथा कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों को रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांट सकते हैं। कभी कभी प्रश्न बनता है कि रामचंद्र शुक्ल ने कितने वर्षों के इतिहास को बांटा है, तो वो 900 वर्षों है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। और ये भी चीज़ें रटने वाली हैं, क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न बनते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बनते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की क्या समय सीमा मानी है। तो इसीलिए हमें यहाँ से बहुत अच्छे से याद करना है कि प्रश्न यहाँ से निकलते ही हैं। आदिकाल को इन्होंने कहा है वीरगाथा काल। इसका समय सीमा मानी है 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है। इसकी समय सीमा मानी है 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। रीतिकाल की समय सीमा मानी है 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा है, जिसकी समय सीमा मानी है 1900 से 1984। एक बार फिर देख लीजिए। वीरगाथा काल 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल संवत 1700 से 1900, गद्य काल संवत 1900 से 1984। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। हिंदी साहित्य को 900 वर्षों के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से पढ़ते हैं। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। अब ये ध्यान रखना है कि उन्होंने इन कालों का नाम किसके अनुसार किया है? उनकी रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही किया है। पर यह समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और
किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को ले तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिसमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से होगी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती है। तब प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी। पीछे संक्षेप में अनेक अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य वाली रचनाओं का उल्लेख होगा। ये भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल की फोटो है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1884। निधन हुआ है 2 फरवरी 1941। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ ले लिया था। नेक्स्ट, आज हम प्रकरण 1 ही करेंगे। सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं पहले। अब यहाँ से पहली लाइन से ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो कब से माना जाता है हिंदी साहित्य का आविर्भाव? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश प्रचलित काव्य भाषा पद समझा जाता था। फ्रेंड्स, मैंने प्रश्नावली करवाई थी जिसमें यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स था, दोहा दे रखा था, दोहा हमें भरना था, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है और यहाँ से मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये जितना भी हाईलाइट मैंने कर रखा है पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। देश शिव सिंह सरोज पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ से पढ़ते हैं। आदिकाल के इस दीर्घ परंपरा के भी 150 वर्षों के भीतर जो रचना किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बांधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभा में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रय दाता राजाओं, पराक्रम पूर्ण चरित्रों, गाथाओं का भी वर्णन किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है स्टेंजा। राजश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार हम अपने आश्रयदाताओं, राजाओं, पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते हैं। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। ये किसके लिए कहा है? वीर गाथा काल के लिए। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री में जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बुद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की या इसकी रचनाएं मिलती हैं, या उस समय के कवियों की भाषा है। अब यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। कवियों की भाषा है। कवियों ने, यहाँ तक देख लीजिएगा, कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो ले लिए हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियाँ
कारक चिन्ह क्रियाओं के रूप में आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की इस भाषा घिस-घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई, सारा वही रूप लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ रूप व्यवहार में लाते थे, जो उनसे 100 वर्ष पहले की परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिले हैं, उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हमीर का वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कह रहे हैं। चलिए वीर हमीर पाभर मेण कंपई दिगमगणा अंधार धूल सुरह अच्छही। तो ये सारंगधर का मानते हैं। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां मुकरिया कह रहे हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ये किसका है? ये अमीर खुसरो का है। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और विद्यापति बोलचाल की मैथिली में अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृति पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। बालचंद बिज्जावई भाषा दो नहीं लग गई दुज्जन आशा। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी वाणी इस बोली में सुना रहे हैं। अग्नि जो लागी नीर में कंदो जलिया झार, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। फ्रेंड्स, यहाँ इन्होंने इन सभी की भाषाओं के लिए इन सब एग्जाम्पलों को दिया है कि किसने किस भाषा में और किस तरीके से उस समय पे दे रहे थे। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देसी भाषा। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। देसिल बैना सब जन मिठा ते सन जपाऊं अबट्टा। किसका है? विद्यापति का है। अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, जिसको वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा का मिला हुआ मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। अतः हम भी इस अर्थ में शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्रकरण 1 कंप्लीट हो चुका है। प्रकरण 2 थोड़ा सा बड़ा है, टाइम लगेगा, इसीलिए उसको मैं कल कंप्लीट कराऊंगी। अगर आज कराएंगे तो हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी हाईलाइट हो रहा है उसको एक बार वीडियो को स्टॉप करके पढ़ जरूर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जुड़े रहिए शिवांश हिंदी पॉइंट से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।